हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पार्ट फर्स्ट, 2 और 3 के अंतर्गत हमने पहले चैप्टर को पूरा कर लिया था। अपने जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी क्लास 11 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट ऑर्गेनिजम्स और उसके क्लासिफिकेशन को लेकर, और उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा भी है। वो केवल इंट्रो का पार्ट था। रियल क्लासिफिकेशन अगर जीवों की बात की जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आज अध्याय 2 लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, या बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की बात करेंगे, जीव जगत का बात करेंगे। लिविंग्स जो भी जीवित जगत हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम उसका वर्गीकरण की बात करेंगे। थोड़ा सा जनरल चीजों के बारे में देखते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सबसे पहले सर्वप्रथम कोई चीजें हुई है तो उनको जानेंगे कि सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण का जिम्मा उठाया था। देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नॉर्मल सी कि हम बात करते हैं जैसे ही जीव की, कोई भी एक जीव की बात करते हैं, और किसी भी अगर एक जीव की बात करें तो उसका सर्वप्रथम जीव विज्ञान की बात होगी तो एक नाम तो आएगा, और एक नाम वो बहुत ही आम और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जिसके बिना बायोलॉजी की कल्पना करना संभव ही नहीं है। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है, आपने नहीं देखा है, तो प्लीज आप पहले चैप्टर के वीडियोस देखिए, उसमें समझिए। मैं यहाँ पर वापस इस नाम को थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये नाम क्या है, क्यों इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब, अरस्तु जो थे उन्हें हम क्या कहते हैं? अरस्तु के बारे में 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्या चीजें? कि ये भाई साहब हैं जो जीव विज्ञान के जनक हैं। क्या है? जीव विज्ञान के जनक हैं। अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके बायोलॉजी के ये जनक हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात करें अरस्तु के बारे में तो यही है कि ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। क्या है? जंतु विज्ञान, यानी कि केवल जंतुओं यानी एनिमल्स के बारे में जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उनके भी ये क्या है? जनक है। तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? जूलॉजी के भी जनक हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि यह प्राणिकी के भी जनक हैं। प्राणिकी एक जीव विज्ञान की शाखा होती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आपको जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में भी बताया जाएगा। ब्रोनिकी यानी कि एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी के भी ये क्या है? जनक है। बायोलॉजी के बात कर ले, जूलॉजी की बात कर ले या एम्ब्रायोलॉजी की बात कर ले तो अरस्तु ही इनके जनक हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्गीकरण में भाई साहब को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? अरस्तु को क्या इन्होंने किया? तो देखिए कि अरस्तु साहब ने सर्वप्रथम जीवों के बारे में जानना आरंभ किया और एक वर्गीकरण पद्धति अपनाई, लेकिन वो बहुत पुरानी मानी जाती है कि, और उसका क्वेश्चन अपने लिए बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है उसका हम देखेंगे कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु के वर्गीकरण का आधार था लाल रक्त, यानी कि जिसका ब्लड का रंग लाल हो, लाल रक्त के आधार पर, यानी कि जिसके खून का या ब्लड का, रक्त का रंग लाल हो, उनको इस समय अलग रखा था। जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं हो उनको एरिस्टोटल ने अलग रखा था। अब लाल रक्त के आधार पर की बात कर ली जाए तो लाल रक्त में आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, यानी कि वर्गीकरण स्टार्ट किया, उसका आधार बनाया वर्गीकरण का आधार, और इसी के आधार पर उन्होंने सबसे पहले जीवों का क्लासिफिकेशन करना आरंभ किया। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीव जगत के वर्गीकरण में अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण स्टार्ट किया था, उसका आधार क्या था? लाल रक्त के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था, और उन्होंने फिर बाद में थोड़ा सा बदलाव भी किया और उन्होंने जीवों को बांटा था चलने वाले, उड़ने वाले और तैरने वाले जीव। कौन कौन से? चलने वाले जीव,
तैरने वाले और उड़ने वाले जीवों के अंतर्गत भी क्लासिफिकेशन किया था। और इन्होंने पादपों के लिए क्या किया, पादपों के लिए इन्होंने पादप को भी 3 कैटेगरी के अंतर्गत बांटा। और वो कैटेगरियां थी कि एक तो कैटेगरी थी पादप को वृक्ष के अंतर्गत बांटा, एक पादप को झाड़ियों के अंतर्गत बांटा और एक पादप को शाख के अंतर्गत बांटा। यानी कि अलग अलग शाख, झाड़ी और वृक्ष, शाख, झाड़ी और वृक्ष, इनके अंतर्गत प्लांट को अरस्तु ने बांटा था। लेकिन ये वर्गीकरण जैसे जैसे नए जीवों की खोज होती गई और नए जीवों में विविधता पाई गई, अरस्तु का ये वर्गीकरण ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुआ। ये तो थे सबसे पहले अरस्तु की बात कर लीजिए। अब हमने देख लिया कि भाई साहब अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो मान्य नहीं है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक भी आया था और उस वैज्ञानिक ने इस वर्गीकरण के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स दी थी, निर्देश दिए थे। उसको थोड़ा सा वापस विवरण याद कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक था स्वीडन का जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस, जिसे कार्ल वॉन लीनियस भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस स्वीडन का वैज्ञानिक था। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण का जिम्मा उठाया और एक पद्धति दी थी जिसका नाम है द्विपदनाम प्रणाली। द्विपदनाम प्रणाली या द्विनाम पद्धति भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दो ही चीजें अपने को इंपॉर्टेंट रूप से याद रहनी चाहिए। एक तो जीव का नाम 2 शब्दों में या 2 घटकों में होगा, एक वंश और एक जाति। ये सारी चीजें तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है। यहां से हमने वर्गीकरण को पढ़ना और समझना आरंभ किया और ये सोचा कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जीवों का वर्गीकरण होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जीवों को अलग अलग नाम से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। वो सबसे पहले शुरू किस प्रकार हुआ, कैसे अलग अलग जीवों की खोज हुई, तो उनको किन किन कैटेगरी में रखा जाता है और आज कितने ग्रुप्स, कितने वर्ग के अंतर्गत जीवों को रखा जाता है। तो इन सब बातों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अपना जो चैप्टर रहेगा वो क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। और हम पर्टिकुलर हर एक छोटे से छोटे जीव से शुरू करेंगे और बड़े से बड़े जीव, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो विलुप्त हो गए हो, विलुप्त होने की कगार पर हो, जिनके जीवाश्म बचे हुए हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो जो हजारों लाखों वर्षों से खड़े हो, चाहे वो 1 महीने का, 1 दिन का पौधा या 1 घंटे का जीव ही क्यों ना हो, सबके बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे। अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जीव जगत का वर्गीकरण, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए इसको हम आरंभ करते हैं और कौन से वैज्ञानिक को लेकर स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। अपने जो जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा था उसमें हमने अरस्तु के बारे में जाना और कैरोलस लीनियस के बारे में भी जाना। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में जो वर्गीकरण है वो किन के ऊपर आधारित है और किन किन प्रमुख परिस्थितियों के आधार पर हम वर्तमान वर्गीकरण को रखते हैं। तो देखिएगा कि पहले हमने बात की थी कि नॉर्मल से क्या क्या ऐसे वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं जिनकी वजह से हम वर्तमान में जो वर्गीकरण पद्धतियां अपनाई जाती हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती है। उससे पहले जानने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है वर्गीकरण की सामान्य परिस्थितियां। तो देखिए क्या कि जब अरस्तु ने वर्गीकरण का आरंभ किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कैरोलस लीनियस ने द्विपदनाम प्रणाली भी आरंभ की। लेकिन जैसे जैसे एक कोशिकीय जीव आए, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, मर्तजीवी, प्राणी संभोजी, समभोजी, अलग अलग प्रकार के परजीवी, बड़े छोटे जीव आए, तो वो द्विपदनाम प्रणाली भी ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। तो फिर एक वैज्ञानिक आया हेकल। हेकल ने एक नया, ना तो कोई पादप का जीव है ना ही वो जंतु में आता है, एक दोनों का जैसे बहुत सतही जीव और एक वर्ग बना दिया, उसका नाम है मोनेरा। तो हेकल ने त्रिनाम पद्धति भी दी। लेकिन आपको ये नाम याद रहना बहुत जरूरी है। क्या नाम याद रहना जरूरी है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। त्रिपदनाम प्रणाली किसने दी थी, हेकल ने दी थी। फिर आया था एक वैज्ञानिक कॉपलैंड। कॉपलैंड ने चतुर्थ प्रणाली दी थी, चतुर्थ पद नाम प्रणाली। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हाँ, जैसे कि प्लांटी और एनिमेलिया की बात कर रहे थे उससे पहले कि भाई मोनेरा भी आ गया, फिर चतुर्थ पद नाम प्रणाली में प्रोटिस्टा आ गया, और अंत में 1969 के आसपास एक वैज्ञानिक आया जिसे हम आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। उसका नाम आपको याद होना चाहिए, उसका नाम है R.H. व्हीटेकर। क्या नाम है, R.H. व्हीटेकर।
1969 के आसपास इन्होंने पंच जगत प्रणाली दी थी। क्या दी थी? पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली इन्होंने 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत की और उन्होंने संपूर्ण जीव जगत के अंदर आने वाले जीवों को 5 वर्गों के अंतर्गत बांटा। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? वो 5 वर्ग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वही 5 वर्ग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये मुख्य 5 वर्ग थे। अब इन मुख्य 5 वर्गों को हम अपने अकॉर्डिंग वर्तमान के अंतर्गत कैसे पढ़ते हैं, कौन से जीव इसके अंतर्गत आए, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि एक सारणीबद्ध करके कि कौन से वर्ग के अंतर्गत कैसे कैसे जीव आते हैं, उसकी कैसी संरचना होती है, कैसा कोशिकीय शरीर बनता है, कैसे प्रजनन की विधियां होती है, वो पोषण कैसे करता है, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लक्षण, यानी कि सबसे पहले कोशिका का जो प्रकार होता है, कौन से प्रकार की कोशिका किस वर्ग में पाई जाती है। तो कोशिका के प्रकार में बात कीजिए तो मोनेरा वर्ग के अंतर्गत प्रोकैरियोट आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है। आपने बहुत ही अच्छे से लेवल अप किया है, सेकेंडरी का 10th तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। अगर फिर भी तो अभी हम रिवाइज करते, देखो प्रोकैरियोटिक क्या होगा, प्रो का मतलब होता है आद्य या पुराने प्रकार की, यानी कि ऐसे जीवों की कोशिकाएं या ऐसे कोशिका जिसके अंतर्गत वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, यानी कि सुविकसित कोशिका अंग नहीं होते। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कोशिका का शक्तिग्रह, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये मुख्य प्रकार के जो अंग है। जैसे हम अंतर्पर्दवी जालिका, लाइसोसोम वगैरह की बात करते हैं, ये सारे अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होते। और इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी सुविकसित प्रकार की नहीं होती और ना ही केंद्रक सुविकसित प्रकार का पाया जाता है, यानी कि पुराने जमाने की चीज जो ज्यादा विकसित नहीं हो पाई उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इतना आप अपने अकॉर्डिंग टू माइंड सेट ये समझ लीजिए। और प्रोकैरियोटिक की बात हो गई है। अब यूकैरियोटिक किसे कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे, यू मतलब कि नए, वेल डेवलप्ड। यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड, सुविकसित प्रकार की क्या होती है? कोशिकाएं होती है, जिसके अंदर सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। जो वर्तमान कोशिकाओं के अंतर्गत जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका की कैसी संरचना है, कैसा आकार, कितनी भित्तियां, केंद्रक में अंदर क्या होता है, वो सारी चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो पता चल गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रो मतलब पुरानी, आद्य प्रकार की, आरंभिक जिसे बोलते हैं, प्रारंभिक प्रकार की कोशिका। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों की कोशिका कैसी होती है? मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों की कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की, और उनकी जीवों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित होती है, यानी कि अगर कोशिका भित्ति है तो वो सेल्यूलोज से नहीं मिलकर बनी है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। किससे? जो अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन या अमीनो अम्ल उनसे मिलकर ये बनती है। किसकी? मोनेरा के जीवों की कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनेरा के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं उनके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है या नहीं होती। तो मोनेरा के अंदर हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि सुविकसित प्रकार का ना तो केंद्रक होगा, अगर सुविकसित प्रकार का केंद्रक ही नहीं है यानी कि केंद्रक झिल्ली क्या होगी? अनुपस्थित होगी, एब्सेंट होगी। तो मोनेरा के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। फिर है कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों की शारीरिक संरचना कैसी होती है। अब काय संरचना का मतलब क्या होता है कि उसका संपूर्ण शरीर कैसा है, क्या एक कोशिका से ही मिला हुआ है या सब कोशिकाएं मिलकर ही काम कर रही है, या कोशिका मिलकर उत्तक बना रही है, या बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बना रहे हैं, या अंग मिलकर तंत्र बना रहे हैं, ऐसा कैसा शरीर है उनका। तो ये देखने के लिए मोनेरा के अंतर्गत जीवों का काय संरचना केवल सेल्यूलर लेवल की होती है, केवल और केवल कोशिकीय स्तर की ही पाई जाती है। ठीक है, किसकी? मोनेरा वाले जीवों के शरीर की शारीरिक संरचना कोशिकीय स्तर की ही पाई जाती है। और मोनेरा के अंतर्गत आने वाले का अगला लक्षण है कि उनकी पोषण विधि कैसी होती है। पोषण विधि का मतलब होता है कि ये अपने जीवन के अंतर्गत न्यूट्रिशन, खाद्य पदार्थ किस वे से प्राप्त करते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वपोषी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों
स्वपोषी का मतलब स्व मतलब स्वयं या खुद, पोषण यानी पोषण प्राप्त करता है, यानी खुद ही अपना भोजन बनाता है। अब मोरेरा के अंतर्गत आने वाला जीव रसायन संश्लेषी हो सकते हैं या प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने वाले प्रकाश संश्लेषी। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो रसायनों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गंधक जीवाणु है, मीथेन जीवाणु है, अलग अलग प्रकार के। तो मोरेरा के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। और अगला जो लक्षण है कि वो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की मोरेरा वाले जीवों की विधि होती है सयुग्मन। सयुग्मन होती है उनकी विधि, युग्मकों का संलयन होता है, सयुग्मक होता है, ठीक है। दूसरा जो पंचजगत प्रणाली का जो जगत था या वर्ग था वो था प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत देखिएगा कोशिका का प्रकार इनके अंदर यूकेरियोटिक टाइप का होता है। यू मतलब कि वेल डेवलप्ड, सभी सरल कोशिका, सभी कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गन्स पाए जाएंगे, विकसित प्रकार के रहेंगे। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी सब के अंतर्गत नहीं होती है। कुछ जीवों के अंतर्गत ही वो क्या होती है? उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली, अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो अपने आप ही कोशिका झिल्ली क्या रहेगी? प्रेजेंट होगी। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक थी तो कोशिका झिल्ली एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर यूकेरियोटिक है तो कोशिका झिल्ली प्रेजेंट रहेगी। फिर बात करेंगे काय संरचना, तो इनकी भी काय संरचना कैसी होती है? कोशिकीय लेवल की ही काय संरचना होती है। फिर बात करेंगे इनका पोषण विधि, तो ये भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन केवल कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, केवल और केवल ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और प्रजनन इसमें युग्मकों का संलयन और संयुग्मक दोनों प्रकार का पाया जाता है। तीसरा जो आरएच विटेकर ने जगत बनाया था वो था फंजाई वाला। कौन सा? फंजाई वाला, कवक वाला जगत था। इनके अंदर भी देखिएगा कोशिका का प्रकार यूकेरियोटिक कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका आता ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि वेल डेवलप्ड कोशिका रहेगी, ठीक है। अब इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है क्या? हाँ होती है। तो होती है तो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। यही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। क्या था? इसको प्लांट से अलग करने का, यानी कि पादपों और इसमें यदि प्लांट जैसे ही अपने को देखने पर ये इसका मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि प्लांट की जो कोशिका भित्ति है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और कवक यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसका एक नया वर्ग बनाया गया, फंजाई वर्ग, ठीक है। अब केंद्रक झिल्ली की बात, यूकेरियोटिक कोशिका है तो मतलब कि केंद्रक झिल्ली क्या रहेगी? उपस्थित रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। काय संरचना की बात करो तो ये बहुकोशिक या उत्तक लेवल की काय संरचना होती है, ठीक है। बहुकोशिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना सकती है, उत्तक लेवल की। पोषण की विधि की बात करो तो ये हमेशा परपोषी होते हैं। पर मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करेगा, यानी कि अपना खुद भोजन है जो खुद नहीं बनाएंगे। तो परपोषी में भी ये किस टाइप के हो सकते हैं? ये परपोषी के अंतर्गत भी ये मर्दपोषी हो सकता है, यानी कि मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करेंगे, या परजीवी मतलब कि किसी भी जीवित जीव के शरीर के अंदर निवास करके या उसके शरीर से भोजन की प्राप्ति करेंगे दूसरों के ऊपर। और इसका प्रजनन की विधि क्या रहेगी कि ये प्रजनन फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से करते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या होगी? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला जो अपना वर्ग है वो है प्लांटी यानी पादप वाला वर्ग। पादप की कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, वेल डेवलप्ड कोशिका भित्ति पाई जाती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्रेजेंट होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका है। कोशिका का जो काय संरचना होती है उत्तक तंत्र प्रकार की होती है, उत्तक मिलकर तंत्र बनाते हैं। और ये स्वकोषी होते हैं। आपको सभी को पता है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, और ये भी निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और अंतिम है एनिमेलिया मतलब कि जंतु जगत। ये भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती नहीं होती है। याद रखना, जीवों के अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। और कोशिका झिल्ली होती है वो प्रेजेंट होती है। अंग और तंत्र काय संरचना होती है इनकी, ये परपोषी होते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। और प्रजनन की विधि क्या होती है? निषेचन होती है। तो इस प्रकार हमने जो जीव जगत का वर्गीकरण में आरएच विटेकर यानी कि पंच जगत प्रणाली या एक आधुनिक वर्गीकरण, ये क्या है? आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण दिया था आरएच विटेकर का। इसको हमने ओवरव्यू देखा है, और अब एक एक वर्ग को देखेंगे, एक एक जगत को देखेंगे। सबसे पहले जगत की बात करेंगे, जगत मोनेरा के बारे में।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमने अरस्तु से लेकर आधुनिक वर्गीकरण की तरफ हमने एक एक जगत के बारे में डिस्कस किया है। हम अगले पार्ट के अंदर मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी हमने जो चार्ट बनाया इसको आप नोट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि कौन से जगत के अंदर किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो इन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे। बेस्ड फॉर्म यही रहेगा, उसका आधार यही रहेगा। और ये जब भी वर्ड आए इनके अंतर्गत तो अपने को ये ओवरव्यू पता होना चाहिए। इसके अंदर बॉडी ऐसी होगी, सेल वॉल होगी या नहीं होगी, सेल किस टाइप की होगी, रिप्रोडक्शन किस वे से करेंगे, कौन सा माध्यम होगा और पोषण किस पे प्राप्त करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक कंसेप्ट को समझिए। हम आपका सिलेबस कवर करवा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकंड चैप्टर तक के नोट्स कंप्लीट बनाते रहिए और एनवीरा ऑनलाइन स्कूल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।